हेलो लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक इश्क पर। हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन किताब जिसका नाम है कैसे करें स्टार्टअप बिजनेस शुरू, बिजनेस का सपना पूरा करने की गाइड, पंकज गोयल, जिसमें हमने एक एपिसोड ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये दूसरा एपिसोड है जिसमें हम अध्याय 1 यानी पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का शीर्षक कुछ इस प्रकार है, तो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक बार फिर से सोच लीजिए। स्टार्टअप मेरा सपना है। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। मैं एक बहुत अमीर और मशहूर बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया कि यह काम कितना मुश्किल होगा। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तभी से एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे लोग और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के रूप में जो उन्होंने हासिल किया था वह मेरे लिए प्रेरणा का विषय था। मैं बिल्कुल उन्हीं के जैसा बनना चाहता था, अमीर, मशहूर और एक बड़ी सी टेक्नोलॉजी कंपनी का सफल मालिक। कॉलेज और बिजनेस स्कूल तक पहुंचते पहुंचते यह चाहत और भी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। जहां मैं प्रसिद्ध वेंचर पूंजीपतियों और सफल भारतीय कारोबारियों के सारे बातचीत कार्यक्रमों में मौजूद रहता था और व्यवसाय की खूबियों के बारे में कही गई उनकी एक एक बात को बड़े ध्यान से, या यूँ कहना चाहिए श्रद्धा से सुनता था। मैं उन पर मुग्ध था। समय बीतने के साथ मेरी समझ में आया कि मैं कितना नासमझ था। सफलता की जितनी भी कहानियाँ मैंने पढ़ी या सुनी थी, उनमें से किसी में भी यह कहीं नहीं बताया गया था कि बिजनेस में सफलता पाना तो दूर, किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसमें सरवाइव करना ही कितना मुश्किल होता है। ग्लैमर और पैसे की चकाचौंध के पीछे की असलियत किसी ने मुझे नहीं बताई। किसी ने यह भी नहीं बताया कि सुर्खियों में आई सफलता की एक कहानी के पीछे 9 कहानियां असफलता की भी होती हैं, जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे ज्योग्राफी की किताब में कोई माउंट एवरेस्ट की तस्वीर देखे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे की सफल अभियानों के बारे में पढ़े और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखने लगे। एम्बिशन रखना कोई बुरी बात नहीं है। असल में सफल होने के लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अकेले एम्बिशन से बात नहीं बनती, इसके साथ वास्तविकता की खुराक का होना भी बहुत ज़रूरी है। और असलियत यह है, इस बात के चांस 90% है कि आप असफल हो जाएंगे। इस सच्चाई को स्वीकार करें और तभी आगे बढ़ें। आंकड़े बताते हैं कि शुरू करने के 2 से 3 साल के अंदर 70 से 90% बिजनेस असफल हो जाते हैं। सफल होने का अपना आपका चांस बहुत ही कम होता है। आखिर बिजनेस करना इतना जोखिम भरा क्यों है? एक एनालिस्ट फर्म सीबी इनसाइट्स ने एक सर्वे किया और 150 से ज़्यादा ऐसी कंपनियों के फाउंडर्स से बात की जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई थी और बंद हो गई थी। वे यह समझना चाहते थे कि ये स्टार्टअप असफल क्यों हो गए। स्टार्टअप के सैंपल सेट में हर तरह की कंपनियों को शामिल किया गया था। अच्छी फंडिंग वाली कंपनियों से लेकर के बिना फंडिंग वाली कंपनियां, हाइप की गई कंपनियों से लेकर के गुमनाम कंपनियां, अनुभवी से लेकर के नौसिखिया टीमों वाली और म्यूज़िक स्ट्रीमिंग से लेकर के फूड डिलीवरी तक के कामों में लगी कंपनियां। हालांकि इंटरनेट बिजनेस के प्रति उनके मन में शायद कुछ पूर्वाग्रह रहा होगा। रिसर्च में उन 20 सबसे कॉमन कारणों को ढूंढने पर जोर दिया गया जिनके कारण स्टार्टअप असफल होते हैं। मैं उनके नतीजों को 5 मुख्य पॉइंट्स में यहाँ पेश कर रहा हूँ। पहला, आपकी समस्या आपका प्रोडक्ट है। दूसरा, आपका कंपटीशन आपको मार देता है। तीसरा, आपके देश का कानून आपको मार देता है। चौथा, आपके पास पैसा खत्म हो जाता है।
पांचवा, आपकी टीम कमज़ोर है। अब हम इन पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला, आपकी समस्या आपका प्रोडक्ट है। क्या आपने सेगवे के बारे में सुना है? यह एक 2 पहियों पर चलने वाले खुद से बैलेंस होने वाले स्कूटर का नाम है। सेगवे को शहरी ट्रांसपोर्ट में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए बनाया गया था। साल 2001 में सेगवे की पब्लिसिटी अपने चरम पर थी। मुख्य वेंचर कैपिटलिस्ट इसमें लगातार पैसा निवेश कर रहे थे। सेगवे के निर्माता पीसी कैमन ने इसे इंसानी यातायात के रूप में पेश किया था, यह दावा करते हुए कि घोड़ों और घोड़ा गाड़ियों का जो हाल कारों ने किया था, वही हाल सेगवे कारों का करेगा। लेकिन सेगवे बुरी तरह फ्लॉप हो गया। छोटी गलियों में चलने के लिए बहुत तेज था और सड़कों पर चलने के लिए बहुत ही धीमा। सामान रखने के लिए इसमें कोई भी जगह नहीं थी। कुछ ही समय में यह सिर्फ टूरिज्म आकर्षण का एक साधन बनकर रह गया। पूरी दुनिया में अधिकतर बड़ी टूरिस्ट जगहों पर आप सेगवे टूर चलाए जाते देख सकते हैं। सेगवे स्टार्टअप्स के असफल हो जाने के सबसे महत्वपूर्ण कारण का एक बहुत ही साफ उदाहरण है। एक ऐसा प्रोडक्ट पेश करना जो टारगेट कस्टमर के लिए उपयोगी न हो। अक्सर ग्राहकों के एक छोटे ग्रुप के लिए यह समस्या वास्तविक होती है, लेकिन बड़े ग्राहक बेस के लिए इसका कोई औचित्य नहीं होता। मैंने अपने 2 दोस्तों को कॉलेजों के प्लेसमेंट ऑफिसों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑटोमेटिक तरीके से चलाने और मैनेज करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल बनाने में मदद की, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी हायरिंग। IIM बेंगलोर का प्लेसमेंट प्रोसेस काफ़ी जटिल होता है और वह हमारे पहले ग्राहकों में से था। हालांकि जब हमने टीयर 2 और टीयर 3 के कॉलेजों से बात की और अपने इस ऑटोमेशन टूल को उन्हें बेचने की कोशिश की, तो हमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। टॉप टीयर वाले कुछ मुट्ठी भर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों को छोड़कर, जिनके दरवाज़ों पर हायर करने वाली कंपनियों की लाइन लगी रहती है, अधिकतर कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए जॉब ढूंढने में मदद चाहते थे। प्लेसमेंट करने वाले ऑफिसरों को अपने कॉलेजों में ज़्यादा कंपनियां लाने की फिक्र थी, न कि प्रोसेस को आसान करने की। हमारा प्रोडक्ट हमारे इस बड़े कस्टमर बेस के लिए कतई उपयुक्त नहीं था। एक्टिव मूव SMS मैसेज सर्विस के संस्थापक और सीरियल बिजनेसमैन अक्षत चौधरी वर्कफोर्स चौधरी A 2016 में अपनी शुरुआती दिनों के बारे में बताते हुए कहते हैं, मैंने अभी जॉब ज्वाइन ही किया था और मुझे अपनी पहली सैलरी मिली थी। मैं फिजूल खर्च नहीं था, लेकिन पैसा खर्च करते हुए मैं खर्चों का हिसाब नहीं रख पा रहा था। इसलिए SMS द्वारा अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए मैंने एक ऐप बनाया। खर्चे को ट्रैक करने वाला यह ऐप मार्केट में ज़्यादा नहीं चला। हालांकि अक्षत ने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया था जो उसकी ज़रूरतों को अच्छी तरह पूरा करता था। फिर भी उसका टारगेट कस्टमर बेस यानी जेन वाई अपने खर्च करने की आदतों की ज़्यादा परवाह नहीं करता था और इसलिए उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं थी। कभी कभी किसी सॉल्यूशन को ग्राहक की ओर से व्यवहार में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत होती है। व्यवहार को प्रभावित करना काफ़ी मुश्किल काम है, चाहे उससे मिलने वाले फ़ायदे कितने ही बेहतरीन और ठोस क्यों ना हो। आप फिटनेस उपकरणों या हेल्दी डाइट का ही उदाहरण ले लीजिए, या फिर जिम जाने का। क्या लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल के फ़ायदे को समझते हैं? हाँ, बिल्कुल समझते हैं, लेकिन उनमें से कितने ये सब वाकई करते हैं? बहुत ही कम, क्योंकि ऐसा करने का सीधा सा मतलब होता है अपनी आदतों या व्यवहार में बदलाव लाना। संगीत पॉल चौधरी एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग लेखक, MIT प्लेटफॉर्म समिट के अध्यक्ष और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल के नियुक्त सदस्य हैं। संगीत का वेंचर नए विचारों और बुद्धि की पूंजी के बिजनेस में है, जहां सफलता की करेंसी आमदनी के अलावा ग्लोबल प्रभाव है। उनके अनुसार बौद्धिक पूंजी को एक प्रोडक्ट में बदलने के साथ ये सब जोखिम भी आते हैं। पहली बात, हो सकता है
आपका आइडिया ही ज़्यादा अच्छा ना हो। दूसरा, अगर मान ले कि आइडिया आपका अच्छा है तो हो सकता है यह आपकी लक्षित ऑडियंस तक ना पहुंच रहा हो। उदाहरण के लिए, ढेर सी चीज़ें बना लेना आसान हो सकता है, लेकिन फॉर्च्यून 100 कंपनियों के सीईओ और दुनिया के लीडरों द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाना काफ़ी मुश्किल है। तीसरा, अगर यह अच्छा है और लोग इसे स्वीकार भी कर लेते हैं तो भी इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेंगे। पैसा या प्रभाव जो भी हो, यहाँ कोई भी ऐसा परिभाषित बिजनेस मॉडल या सैंपल नहीं है जिन्हें आप फॉलो कर सकें। आप यह नहीं कह सकते हैं, अगर मैं एक्स, वाई या जेड करता हूँ तो मैं एक कंपनी बना सकता हूँ। ऐसे लोग गिने चुने ही हैं। उन्होंने बिल्कुल शुरुआत से शुरू करके पूरी दुनिया को प्रभावित करने का काम किया है। क्या आपने ऐसे उत्पादों के उदाहरण देखे हैं जिन्हें ग्राहक नहीं मिल पाए? क्या आपने ऐसे बिजनेस आइडियाज़ को रिजेक्ट किया है जो आपको तो बहुत ही अच्छे लगे लेकिन जिनकी मांग बहुत ही सीमित थी? मुझे अवश्य बताएं। दूसरा, आपका कंपटीशन आपको मार देता है। कोई भी आइडिया यूनिक नहीं होता। एक बार बाजार में उतरने के बाद आपको कंपटीशन में खड़ी कोई ना कोई कंपनी ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपके विरोधी का प्रोडक्ट, फीचर्स या कीमत में आपसे बेहतर हो तो क्या होगा? क्या आपने mint.com के बारे में सुना है? यह एक पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्ट है जिसे 170 मिलियन डॉलर्स में अधिग्रहित किया था। उसी समय के आसपास एक और स्टार्टअप वेसाबे भी उसी आइडिया पर काम कर रहा था। यह काफ़ी लंबे समय तक दूसरे नंबर का नज़दीकी खिलाड़ी था। mint.com को सफलता मिली जबकि वेसाबे कुछ ही सालों में बंद हो गया। मार्केट में मांग होने के बावजूद एक कंपनी सफल हुई और दूसरी असफल। फर्क था यूज़र एक्सपीरियंस में अंतर। दोनों कंपनियों ने एक जटिल इंटरेक्शन में अपनी सर्विस को उपयोग करने में कस्टमर को किस तरह समर्थ बनाया। mint.com ने ग्राहकों की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझा और एक बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस ऑफर किया। फेसबुक, माईस्पेस और ऑर्कुट के खिलाफ जीत गया। इसका कारण था कि फेसबुक एक बेहतर प्रोडक्ट था। अगर आपके विरोधी की पहुंच ज़्यादा संसाधनों जैसे कि कैश, लोग, ब्रांड, आईपी, ग्राहकों तक पहुंच आदि है तो क्या होगा? साइड कार एक ऑन डिमांड कार सर्विस थी जिसने कार शेयरिंग सर्विस के रूप में काम शुरू किया था। ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस तक पहुंच गई। इसने अपने बड़े विरोधियों जैसे कि उबर और लिफ्ट से तगड़ा कंपटीशन किया, लेकिन एक खास पॉइंट के बारे में के बाद कंपनी आउट हो गई। साइड कार के सीईओ सुनील पॉल ने कहा, साइड कार को एक बड़ी पूंजीगत हानि हुई। लिफ्ट ने 1.26 बिलियन डॉलर्स कमाए थे और उबर ने 10 बिलियन से भी ज़्यादा। साइड कार सिर्फ 35 मिलियन कमा पाई। ऐसी हालत में हमारा टिके रहना असंभव था। कैटो भी स्लैक की तरह एक बिजनेस चैट प्रोडक्ट था, लेकिन कैटो नहीं चला। उसके सीईओ ने आखिरी ईमेल लिखी, स्लैक दुनिया को निगल गया। तीसरा, आपके देश का कानून आपको मार देता है। आप एक बहुत ही भयानक स्थिति में पड़ सकते हैं यदि आपका प्रोडक्ट आपके देश के कानून के अनुसार नहीं है। होम जॉय एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जो ग्राहकों को घरेलू सेवाएं देने वालों से जोड़ता था, जिसमें घर की सफाई और मरम्मत का काम करने वाले लोग शामिल थे। मोटे तौर पर यह सफाई सेवा का उबर था। इसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब इसके खिलाफ 4 कानूनी मुकदमे दायर किए गए कि इसके कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए या ठेकेदारों के। कानूनी मुकदमों की वजह से इसके लिए फंड इकट्ठा करना मुश्किल हो गया और आखिरकार कंपनी को बंद करना पड़ा। अगर आपकी कंपनी को भी किसी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ता है तो यह एक बहुत ही मनहूसियत भरी स्थिति है। कानूनी प्रक्रियाएं और ऊंची फीस आपकी टीम की हिम्मत और आपके बैंक बैलेंस को पूरी तरह निचोड़ कर रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि ऑर्ड्रक्स के केस में हुआ। आपके पास बिजनेस को बंद कर देने के अलावा कोई चारा
नहीं बचता। चौथा, आपके पास पैसा खत्म हो जाता है। पैसा वह ईंधन है जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। यह आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे खतरनाक दुश्मन दोनों हैं। अगर आपके पास पैसा खत्म हो जाता है तो आपके बिजनेस तो डूब ही गया समझिए। एक सिचुएशन की कल्पना कीजिए जहां आपके पास एक प्रोटोटाइप तैयार है और यह अच्छी तरह काम भी कर रहा है। आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए अब आपके पास और पैसा ही नहीं बचा है। बस हो गया कबाड़ा। वॉलड्रॉप वॉकअप नाम की कंपनी ग्राहकों को डिज़ाइनरों से जोड़ने का काम करती थी। यह एक सब्सक्रिप्शन सर्विस थी और इसके शुरुआती ग्राहकों की लिस्ट करीब 1,500 की थी। लेकिन इसके फाउंडर अपने फंड सुरक्षित नहीं रख पाए और उन्हें भी आखिरकार अपने शटर गिराने ही पड़े। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं तो क्या होगा जहां आपके पास आपका प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार है, शुरुआती ग्राहक भी तैयार है, आप अपना पहला बड़ा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करने के लिए या एक नए सर्वर खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन आपके पास पैसा ख़त्म हो जाता है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ हो सकती है क्या? जब अक्षत चौधरी को खर्चों को ट्रैक करने वाला ऐप बाजार में नहीं चल पाया, तब उन्हें एहसास हुआ कि लोग एसएमएस आधारित ग्रुप चैट में ज़्यादा रुचि रखते थे। इसलिए उन्होंने रास्ता बदला और एक्टिव मॉब लॉन्च किया। यह प्रोडक्ट हिट हो गया। इसका यूज़र बेस तेज़ी से बढ़ने लगा और प्रोडक्ट को अच्छी खासी पब्लिसिटी भी मिली। लेकिन एसएमएस भेजने की ऊंची लागत के कारण इसमें काफ़ी मात्रा में पूंजी की ज़रूरत थी। अक्षत ने पैसा इकट्ठा करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। आखिरकार उनके पास भी कंपनी बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। स्टार्टअप के बेसिक मुद्दों में से एक है एक ग्रोथ मॉडल की कमी, जिसके द्वारा कंपनी लाभ देने वाले और टिकाऊ तरीकों से नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है। अगर कंपनी को हर नए ग्राहक को आकर्षित करने के लिए पैसा खर्च करना पड़े और यह नया ग्राहक तुरंत लाभ दे पाने में समर्थ न हो, कंपनी का कैश बहुत जल्दी सूख जाएगा और नतीजा होगा कंपनी की मौत। इंडिया में ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेक्टरों के कई स्टार्टअप ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होने और पूंजी की कमी के कारण नए ग्राहकों को पाने और टिका कर रख पाने की कमी के कारण बंद हो गए। पांचवी, आपकी टीम कमज़ोर है। किसी भी स्टार्टअप की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसकी मैन पावर। अक्सर स्टार्टअप असफल हो जाते हैं क्योंकि पहला, स्टार्टअप की टीम में उतनी विशेषज्ञता और काबिलियत नहीं है जो एक अच्छी क्वालिटी के काम के लिए ज़रूरी है। दूसरा, स्टार्टअप की टीम के पास बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी अनुभव की कमी है। या फिर तीसरा, स्टार्टअप की टीम में एक अच्छी स्पीड और बारीकी से सब कुछ समझते हुए काम करने वाला किलर एटीट्यूड नहीं है। कभी कभी कंपनी को बनाने वाली टीम का कोई सदस्य भी एक कमज़ोर कड़ी साबित हो सकता है। क्या हो अगर टेक्नोलॉजी को फाउंडर ही बेकार साबित हो जाए? आप देखेंगे कि ऐसे में प्रोडक्ट को डेवलप करने का काम उतनी तेज़ी से नहीं हो पाएगा और क्वालिटी भी घटिया होगी। अगर इस आकार के बिजनेस को चलाने का पहले कोई अनुभव न होने के कारण आपके स्टार्टअप का सीईओ अपने कामों को अच्छी तरह अंजाम नहीं दे पाता या नहीं दे पाती, तो कभी कभी फाउंडर बिजनेस को चलाने, शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए सही लोगों को नहीं ढूंढ पाते हैं। हम एक सिनेरियो से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके सेल्स डिपार्टमेंट की हेड अपने काम में ज़्यादा कुशल नहीं है। आपने उसे इसीलिए काम पर रखा था क्योंकि वह अफोर्डेबल थी और स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहती थी। अब वह एक लायबिलिटी बन गई है। आप उसे काम पर रखकर फंस गए हैं। इनमें से चाहे किसी भी चीज़ की कमी हो, एक कमज़ोर टीम कभी जीवित नहीं रह पाएगी और ऐसी टीम के साथ कंपनी शुरू करने पर बाजार में मौजूद चुनौतियों को और कंपटीशन का युद्ध आप जल्द ही हार जाएंगे। यह एक कड़वी दवाई है और इसे निगलने में कभी कभी कुछ समय लग जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से स्टार्टअप के पास इतना समय लगाने के लिए समय होता ही नहीं है।
कई बार जब तक फाउंडर अपनी टीम की कमियों या कमज़ोरियों को समझते और स्वीकार कर पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाजार ही आपका अकेला दुश्मन नहीं है, आपके सामने ढेरों पर्सनल चुनौतियां भी हैं। हमने देखा है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो कैसे बाजार की ताकतें आपके सामने चुनौती बनकर खड़ी होती हैं, लेकिन चुनौतियां सिर्फ इतनी ही नहीं होती। आपकी ज़िंदगी को कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपकी उम्मीदें हकीकत से पूरी तरह अलग होती हैं। जैसे पहला, अपने बैंक बैलेंस को देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। दूसरा, आपके लाइफस्टाइल का बैंड बज जाएगा। तीसरा, आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ बैकफुट पर आ जाएगी। चौथा, आप हर समय तनाव में रहेंगे, हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाएं। पांचवा, आपके परिवार को आपकी चिंता होगी। शर्मा जी का बेटा आपको टॉर्चर करना जारी रखेगा। छठा, आपका करियर उथल पुथल हो जाएगा। आइए देखते हैं यह सब कैसे आपकी पर्सनल लाइफ की ऐसी तैसी करते हैं। पहला, अपने बैंक बैलेंस को देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। हम दो दोस्तों अरुण और राज के बारे में बात करते हैं। दोनों ही महत्वाकांक्षी हैं और एक टॉप बिजनेस स्कूल में दाखिले के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दोनों अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं। राज को न्यूयॉर्क के एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब मिलती है। वह नए एम्प्लॉय की एक भारी भरकम बोनस के साथ बैंक ज्वाइन करता है। उसकी ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी बढ़िया होते हैं। वह टाइम्स स्क्वायर के पास एक अपार्टमेंट किराए पर लेता है। महंगे होटलों में डिनर करता है। वीकेंड या छुट्टियों में वह अक्सर विदेशों की यात्रा करता है। अरुण को एक प्रतिद्वंदी बैंक से ऐसा ही ऑफर मिलता है, लेकिन वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है और इसीलिए बैंक के ऑफर को रिजेक्ट करने का निश्चय करता है। अरुण बेंगलुरु शिफ्ट हो जाता है। वह एक सस्ते से इलाके में एक छोटा अपार्टमेंट किराए पर लेता है। वह अपनी पूरी एनर्जी अपने प्रोडक्ट को बनाने में लगाता है। कई कई घंटे तक काम करता है, जितना ज़्यादा हो सके बचाने की कोशिश करता है। कई बार तो खाना तक नहीं खाता। जब बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है सिर्फ तभी सफ़र करता है, और वह भी सस्ते साधनों से। यह मानते हुए कि दोनों ने साल के शुरू में 1 लाख रुपए के बैंक बैलेंस के साथ शुरुआत की थी, पहले साल के अंत में सिचुएशन कुछ इस तरह की हो सकती है। पहले साल के अंत में राज 30 लाख रुपए, अरुण 30,000 रुपए। याद रहे, अरुण की कोई आमदनी नहीं है, इस साल में सिर्फ खर्चे हैं। राज न्यूयॉर्क में अपने सपनों की नौकरी को जारी रखता है और अपने दूसरे साल में पहुंच जाता है। उसकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। उसे जैकपॉट के रूप में एक बड़ा सा बोनस मिलता है। पैसा छम छम कर बरस रहा है। 6 महीने बाद अरुण अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है। उसके प्रोडक्ट को शानदार रिव्यू मिलते हैं और उसे एंजल निवेशकों से कुछ फंडिंग भी मिल जाती है। फिलहाल उसके पास 10 ग्राहक हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पैसा देता है। वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपए की सैलरी लेने का निश्चय करता है। दूसरे साल के अंत में राज 1 करोड़ रुपए, अरुण 3 लाख रुपए। दूसरे साल के अंत में राज का प्रमोशन हो जाता है और वह वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। अब वह न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट खरीदने, शादी करने और सेटल होने के बारे में सोच रहा है। अरुण का बिजनेस जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं चल रहा है। अब वह अपने प्रोडक्ट में कुछ बदलाव करता है। उससे उम्मीद है कि इस नए वर्जन के आने के बाद उसका बिजनेस उछाल लेगा। उसने अपनी टीम को भी बढ़ा लिया है, लेकिन उसकी सैलरी अभी भी उतनी ही है। तीसरे साल के अंत में राज 2 करोड़ 50 लाख रुपए, अरुण 5 लाख रुपए। शुरू के 3 साल के बाद राज का बैंक बैलेंस अरुण से 50 गुना ज़्यादा है। समय के साथ यह खाई और ज़्यादा चौड़ी होती जाती है। आप अरुण हो सकते हैं, कॉलेज का आपका बेस्ट फ्रेंड राज हो सकता है। अपने दोस्तों और साथियों से इतनी हद तक कम कमाई होने पर आपको कैसा महसूस होगा? आपको कैसा लगेगा यदि आप यह नहीं समझ पाते कि यह अंतर कब ख़त्म होगा?
जब आपके दोस्त अपनी नई पोर्श या अपनी ताज़ा तरीन 5 स्टार बिजनेस क्लास यात्रा के फोटोज़ पोस्ट करेंगे तो उन्हें देखकर आपको कैसा लगेगा? क्या आप सिर पकड़कर पछताएंगे और सोचेंगे, साले क्या ऐश मार रहे हैं, इनकी जगह तो मुझे होना चाहिए था? आपको कैसा लगेगा यदि आपके कर्मचारी आपसे ज़्यादा कमाते हों? आप जानते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है। एक फाउंडर के रूप में सैलरी पाने वाले सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे। कर्मचारियों, सप्लायरों, निवेशकों, सबको देने के बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत बचता है तो वह आपको मिलेगा। अगर आपके पास अपनी सैलरी को बढ़ाने की भी आज़ादी न हो तो आपको कैसा लगेगा? आपको अपने निवेशकों की परमिशन की ज़रूरत होगी, या फिर हो सकता है आप एक्स्ट्रा कैश को बिजनेस में दोबारा निवेश करना चाहें। अगर पैसे की इतनी तंगी हो जाए कि आप अपने कार लोन या किसी गिरवी रखे सामान की कीमत भी ना चुका पाए तो आपको कैसा महसूस होगा? यह है असलियत। हर महीने एक सैलरी मिलना अच्छा होता है। हर महीने एक सैलरी मिलना हकीकत भी होता है। एक रेगुलर मंथली सैलरी के बिना ज़िंदगी बिताना मुश्किल है, और जब आपके साथी आपसे ज़्यादा कमा रहे हों तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। इक्विटी बढ़िया होती है। स्टार्टअप का ग्लैमर और प्रतिष्ठा बहुत लुभावनी है। हालांकि सच्चाई यह है, कैश ही असलियत है और वही सब कुछ चलाता है। दूसरा, आपके लाइफस्टाइल का बैंड बच जाएगा। जैसा कि हमने अरुण के केस में देखा, जब आपके पास एक रेगुलर मंथली इनकम नहीं होती तो आपको अपनी रोज़मर्रा की पर्सनल लाइफ में बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। बीतते समय के साथ ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी और बुरी महसूस होने लगती हैं। मेरे कंसल्टिंग जॉब ने मुझे बिगाड़ दिया था। 5 स्टार होटल में रहना, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना, फ्री फ़ोन, फ्री इंटरनेट वगैरह के साथ मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। फिर एक दिन मैंने नौकरी को लात मार दी और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ ली। मैंने जैसे ही दिल्ली में लैंड किया, मेरा लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गया, एक ही रात में वाकई। जॉब करते हुए मुझे जो सारे फ़ायदे मिल रहे थे सब गायब हो गए। लग्जरी वाली लाइफ अब कहाँ थी। मैं स्टार्टअप बिजनेस मोड में दाखिल हो चुका था। मैं द्वारका के एक ठीक ठाक से अपार्टमेंट में रहने लगा। किस्मत से यह सर्दी का टाइम था और इसलिए मुझे तुरंत एसी लगवाने की ज़रूरत नहीं थी। आने जाने के लिए मैं दिल्ली मेट्रो का उपयोग किया करता था। यह ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान साधन था। ज़िंदगी की हकीकत तब मेरे सामने आई जब मुझे बिजनेस के काम से मुंबई जाना पड़ा। अचानक मुझे सीरियस निर्णय लेने थे। प्लेन से जाऊं या ट्रेन से? घर का खाना लेकर जाऊं या बाहर खाऊं? नए कपड़े खरीदने पर पैसा फूकना क्या ठीक होगा? पार्टी करूं या नहीं? लाइफस्टाइल के ये छोटे छोटे बदलाव और बलिदान धीरे धीरे इकट्ठे होते होते पहाड़ बन गए। आपको कैसा लगेगा अगर आपको हर बार सोचना पड़े, ट्रेन या फ्लाइट, कैब या मेट्रो वगैरह? आपको महीने के अपने मनोरंजन के बजट में काट छांट करनी पड़े, बाहर खाने के खर्च में कटौती करनी पड़े, आपको अपनी कार या यहाँ तक कि घर को भी डाउनग्रेड करना पड़े? अगर आप एक लाइफस्टाइल वाले करियर की तलाश में हैं तो स्टार्टअप सही चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा, आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ बैकफुट पर आ जाएगी। अभी तक मैंने जो भी बताया वह सब झेलने के बाद ऊपर से आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी। एक स्टार्टअप को चलाना 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन का काम है। कोई वीकेंड नहीं है, कोई छुट्टी भी नहीं। आपको कैसा लगेगा अगर आपको अपने फिटनेस और एक्सरसाइज शेड्यूल के साथ समझौता करना पड़े, वीकेंड पर भी काम करना पड़े, परिवार के साथ बिताए जाने वाले वक्त से समझौता करना पड़े, दोस्तों से मिलने का टाइम ना मिल पाए और धीरे धीरे वे आपकी परवाह करना बंद कर दें, आपको डेटिंग करने या नए लोगों से मिलने के लिए टाइम ना मिले? आपको यह बलिदान करने पर कैसा लगेगा? चौथा, अगर हर समय तनाव में रहेंगे, हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाएं। स्टार्टअप आपके भविष्य पर आपके नियंत्रण में जो कमी लेकर आता है उससे आपको तनाव और एंग्जाइटी हो सकती है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म अग्रवाल 2016
वॉलसॉफ्ट लैब्स के फाउंडर सिद्धार्थ अग्रवाल ने अपनी कंपनी की शुरुआत काफ़ी अच्छी की। उनके पास एक एंकर क्लाइंट था, इसलिए वे पहले महीने से ही कैश जनरेट कर पा रहे थे। ऐसी सौगात ज़्यादा कारोबारियों को नहीं मिल पाती, फिर भी वे तनाव में थे। उन्हें खुद को पुश करने की तकलीफ झेलनी पड़ रही थी। अनिश्चितताएं काफ़ी तनाव भरी हो सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति लगातार अपनी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा होता है। एक पल के लिए रुके और सोचें, अगर आप लंबे समय तक व्यक्तिगत कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाते, जैसे कि शादी करना, बच्चा, क्योंकि आप अपने भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप तनाव के कारण ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कहा जाता है कि फाउंडर बच्चों की तरह होते हैं, हर कुछ घंटे में सोते हुए जागते हैं। बिजनेस शुरू करना एक साइकोलॉजिकल गेम है। आपका दिमाग आपके साथ आंख मिचौली खेलता है। यह अनुभव आपको अच्छा खासा झटका दे सकता है। आप एक ऐसे व्यक्ति में बदल सकते हैं जिसे आप भी खुद नहीं पहचानते। भावनाओं का गुब्बार आपको परेशान कर सकता है, ऐसी भावनाएं जो इससे पहले कभी आपके भीतर थी ही नहीं। अपने बारे में आपके मन में बुरे विचार आ सकते हैं। हो सकता है आप अपनी काबिलियत और क्षमताओं पर ही शक करने लगे। आप अपनी इच्छा शक्ति पर भी संदेह कर सकते हैं। जो दोस्त और प्रियजन आपको सपोर्ट नहीं करते, आप जीवन में पहली बार उनकी आलोचना कर सकते हैं। आपके मन में आखिर इस सब का क्या फ़ायदा है वाली फीलिंग पैदा हो सकती है। अगर समस्या ज़्यादा बढ़ जाए तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। सिलिकॉन वैली के एक बड़े डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म के फाउंडर मोहन राजगोपालन अपना नज़रिया बताते हैं। आप बहुत सारी प्रेरणात्मक चीज़ें पढ़ते हैं। ये लोकप्रिय चीज़ें होती हैं जो धड़ल्ले से बिकती हैं। हकीकत में ढेर सारी कड़ी मेहनत और कड़ी मुश्किल चुनाव है जो आपको बताते हैं कि एक इंसान के रूप में आप वास्तव में कितने पानी में हैं। इस समय आपको बहुत अकेलापन भी महसूस होता है, क्योंकि इसी वक्त आपको पता चलता है कि कौन आपका असली दोस्त है और कौन आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट की ज़रूरत तो आपको इस समय बुरी तरह होगी, चाहे वह मुट्ठी भरी क्यों ना हो। बिजनेस में जिन अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में आपको कैसा महसूस होगा? 5वां, आपके परिवार को आपकी चिंता होगी। शर्मा जी का बेटा आपको टॉर्चर करना जारी रखेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन सोसाइटी में उद्यमशीलता को सपोर्ट नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ लाखों छोटे व्यापारी हैं। कई सोशल ग्रुप अपनी उद्यमशीलता की भावना के लिए जाने जाते हैं। जुगाड़ की हमारी अवधारणा सीमित संसाधनों के साथ आउटपुट को अधिकतम करने के सिद्धांत का पालन करती है, जो इस भावना के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। तो फिर झोल कहाँ है? इंडियन सोसाइटी को जोखिम लेना पसंद नहीं है। खुद बिजनेस करने वाले माता पिताओं के बच्चे अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो शायद वे खुश हों और उन्हें सपोर्ट भी करें। हालांकि शायद वे किसी ऐसी इंडस्ट्री की सिफारिश करें जिसे वे अच्छी तरह समझते हैं। वास्तव में वही माता पिता शायद नर्वस महसूस करें अगर उनका बच्चा ऊंची शिक्षा पाना चाहता हो, जिसे हम नहीं जानते। वह हमें हमेशा डराते हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल की किस्मत अच्छी थी। परिवार वालों को मनाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार की पिछली कुछ पीढ़ियां व्यापारियों की ही थी और कुछ नया करने, उसमें असफल होने और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा एक नौकरी पाने के लिए अभी मेरी उम्र काफ़ी कम थी। दूसरी ओर जिन लोगों ने ज़िंदगी भर एक स्थिर नौकरी की हो, उनके बच्चे या प्रियजन एक नया बिजनेस शुरू करना चाहें तो उनका डरना स्वाभाविक है। और अगर आपके माता पिता या रिश्तेदार उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको उन्हें इसके लिए राजी करना एक टेढ़ी कीर हो सकती है। दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति शर्मा जी का बेटा याद है? आपके स्कूल, कॉलेज, नौकरी और यहाँ तक कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी उसने हमेशा आपकी नींद हराम की है। एक बार अगर कहीं अपने बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा तो फिर वह फिर से पूरे ज़ोर शोर से के साथ आकर आपके सिर पर सवार हो जाएगा। एक बिजनेसमैन बेटे की उसकी चिंतित माँ के साथ बातचीत किस तरह की हो सकती है, इस पर ज़रा
नज़र डालिए। माँ: बेटा, क्या चल रहा है आजकल? मैं: सब ठीक है मम्मी, काम में बिजी रहता हूँ। माँ: बेटा, ये बिजनेस वगैरह के चक्कर में क्यों पड़ गए हो तुम? अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, लंदन में जॉब कर रहा है, नया फ्लैट भी खरीद लिया है। मैं: इच्छा थी बस खुद कुछ करने की, आप चिंता मत करो माँ। माँ: आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, अभी शादी भी नहीं हुई है, पता नहीं कौन करेगा इससे शादी। शर्मा जी का बेटा तो हनीमून के लिए न्यूजीलैंड भी हो आया। मैं: माँ: अच्छा ध्यान रखना, पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना। मैं: जी मम्मी। जरा कल्पना कीजिए, जब आपकी मम्मी के साथ फ़ोन पर आपकी बात हर बीतते दिन के साथ ज़्यादा तकलीफ देह होती जाए तो आपको कैसा लगेगा? जब आपको अपने परिवार के लोगों से मिलने या बात करने को टालना पड़े क्योंकि आपके पास उनके सवालों के ठीक ठीक जवाब नहीं हैं तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप दुनिया के दूसरे कोने में भी जाकर छुप जाएं तो हमारी सोसाइटी के प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपका प्यारा शर्मा जी का बेटा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। छठा, आपका करियर उथल पुथल हो जाएगा। मान लीजिए अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश में 2 साल लगाने के बाद भी आप असफल हो जाते हैं या उसे छोड़ देते हैं। बाजार आपको और आपके बिजनेस अनुभव को किस तरह देखेगा? और किसी की कंपनी में ऊंचे लेवल से दोबारा शुरुआत कर सकते हैं? क्या 2 साल पहले आपने जिस कॉरपोरेट माहौल को अलविदा कह दिया था उसमें वापस जा सकते हैं? अगर बाजार स्टार्टअप पर लगाए आपके समय की कद्र नहीं करता तो आपको कैसा महसूस होगा? आपने इतना जोखिम उठाया, 24 घंटे में से 7 घंटे काम किया और जितना आप किसी नॉर्मल जॉब में सीख पाते उससे 10 गुना ज़्यादा सीखा। अगर बाजार आपकी इस सारी कड़ी मेहनत और शिक्षा को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दे तो आपको कैसा महसूस होगा? अगर बाजार आपकी असफलता के लिए आपको कानून के कटघरे में खड़ा कर दे तो कैसा लगेगा? अगर बिजनेस की यह असफलता आपको सीवी में एक परमानेंट काला धब्बा बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? जब आपको यह एहसास हो कि आपने अपने बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश में कई साल यूं ही बर्बाद कर दिए हैं तो आपको कैसा लगेगा? मेरे प्यारे पाठक, एक बिजनेसमैन बनने के लिए कोई रैशनल कारण नहीं है। बिजनेस चलाना एक संघर्ष है और अक्सर एक दर्दनाक संघर्ष। वेन हॉर्विट्ज ने अपनी किताब द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स में इस संघर्ष को बहुत अच्छी तरह चित्रित किया है। मैंने उनकी किताब का एक अंश यहाँ पेश कर रहा हूँ। हॉरोविट्ज 2014। संघर्ष तब होता है जब आप यह सोचने लगते हैं कि आपने इस कंपनी को शुरू ही क्यों किया था। संघर्ष तब होता है जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। संघर्ष तब होता है जब आपके कर्मचारी सोचते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपको लगता है कि शायद वे सही हैं। संघर्ष तब होता है जब आपको खाने में स्वाद आना बंद हो जाए। संघर्ष तब होता है जब आपको खुद पर इतना विश्वास न हो कि आपको कंपनी का सीईओ होना चाहिए या नहीं। संघर्ष तब होता है जब आपको लगता है कि यह सब आपके बस की बात नहीं है और आपके पास अपना खुद का कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। संघर्ष तब होता है जब सबको यह लगता है कि आप गधे हैं लेकिन कोई भी आपको काम से निकाल नहीं सकता। संघर्ष तब होता है जब अपनी काबिलियत पर आपका संदेह खुद के प्रति नफरत में बदल जाता है। संघर्ष तब होता है जब आप किसी से बात कर रहे हों और आपको उनका कहा हुआ एक भी शब्द समझ में ना आए क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ संघर्ष सुनाई दे रहा है। संघर्ष तब होता है जब आप चाहते हैं कि यह तकलीफ खत्म हो जाए। संघर्ष तब होता है जब आप उदास होते हैं। यह संघर्ष तब भी होता है जब आप थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए छुट्टी पर जाएं और वहां जाकर भी आप और बुरा महसूस करें। यह संघर्ष तब होता है जब चारों ओर लोगों से घिरे रहकर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। यह संघर्ष बिल्कुल भी दया नहीं करता। यह संघर्ष है टूटे हुए वादों और कुचले हुए सपनों की जमीन। यह संघर्ष है पसीना। यह संघर्ष तब होता है जब आपके अंदर इतना कुछ उबलने लगे कि आपको लगे आप खून उगलने लगेंगे। यह संघर्ष असफलता नहीं है लेकिन असफलता का कारण है।
खास करके तब अगर आप कमज़ोर हैं। हमेशा अगर आप कमज़ोर होते हैं, अधिकतर लोग ज़्यादा मजबूत इरादे वाले नहीं होते। स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक हर बड़ा और सफल बिजनेसमैन इस संघर्ष से गुजरा है और उन्होंने यह संघर्ष किया है। यानी आप अकेले नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप इसमें सफल ही हो जाएंगे। हो सकता है आप सफल ना हो, तभी तो इसे संघर्ष कहा गया है। संघर्ष करके ही कोई बड़ा और महान बनता है। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। हम इन सारी चुनौतियों को पहले से देख सकते हैं और उनके लिए तैयारी भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आकर अगर आप हिम्मत हारने लगे हैं तो ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। अपने बीटा पाठकों में से लगभग हर एक से मुझे ऐसा ही फीडबैक प्राप्त हुआ। दरअसल ऐसा जानबूझकर किया गया है। यह आपके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटों की तरह है। उम्मीद है कि अब तक आप पूरी तरह जाग चुके होंगे। हमने सारी चुनौतियों की लिस्ट बनाई है। इसमें से हर एक का सामना आसानी से किया जा सकता है। हर एक से पैदा होने वाले जोखिम को न्यूनतम या पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है। हमें सिर्फ फोकस करने और इन जोखिमों को कम से कम करने में मेहनत लगाने की ज़रूरत है ताकि हम इन चुनौतियों से पार पा सकें। इस किताब के अगले पेजों में आप इस चुनौतियों से निपटने के तरीकों को सीखेंगे। याद रखें, मेरा लक्ष्य आपको यह समझाना कि बिजनेस शुरू करने का क्या मतलब है और आपको सफल बनाना है। रिकैप: सबसे पहले हमें इस वास्तविकता का सामना करना चाहिए कि बिजनेस चलाना मुश्किल है। असफल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। स्टार्टअप कई कारणों के वजह से फेल होते हैं, जैसे सही उत्पाद ना होना, टीम का कमज़ोर होना, बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाना, कंपटीशन और कानूनी सिस्टम। इन सब से ऊपर अगर आपको एक काफ़ी ऊंचे पर्सनल जोखिम का सामना भी करना होता है, हो सकता है आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आपका लाइफस्टाइल प्रभावित हो, आपके कैरियर को झटका लगे और सामाजिक रूप से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। एक बिजनेसमैन बनने के लिए कोई अक्लमंदी वाला कारण नहीं है। ये एक संघर्ष है और संघर्ष के लिए तैयार रहें। मुझे उम्मीद है कि अब तक मैंने आपको असलियत के बारे में सब कुछ बता दिया है। मेरा उद्देश्य आपको अपने नए बिजनेस को शुरू करने से रोकना या हतोत्साहित करना बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको हकीकत बताना है ताकि आप उसके लिए तैयार हो सकें और अपनी शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकें। अंत में, स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बिजनेसमैन बनने की चाहत रखते हैं। बिजनेसमैन होने का मतलब सिर्फ ग्लैमर या पैसा नहीं है। इसके लिए बहुत सी तकलीफ़ें और परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लेकिन क्या आपको पता है आप किस्मत वाले हैं? मुझे आपसे जलन होती है क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम है, आपके पास यंग एज है, आपके पास एनर्जी है। मेरे पास क्या है? मेरे पास सलाह है कि आप इन जोखिम के प्रति सतर्क रहें, उसके लिए तैयारी करें, लेकिन हार न माने। शुक्रवार की रात 2 पैक के बाद टाइप के 20 से 30 उम्र के असंतुष्ट बिजनेसमैन। हमें थोड़ा सोबर होना चाहिए। क्या आप इन जोखिमों को समझते हैं? शायद इसलिए आप कभी आगे बढ़ने का कि नहीं सोचते। कोई बात नहीं, मेरा सुझाव है कि आप किताब को आगे पढ़ना जारी रखें। अगला चैप्टर आपके लिए डील ब्रेकर साबित हो सकता है। जल्द ही अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार बिजनेसमैन। क्या आपने इन सिचुएशंस के बारे में सोचा था? अगर हाँ, तो क्या आपने इनके लिए पूरी तैयारी कर ली है? अगर नहीं, तो आपको अब तैयारी करने की ज़रूरत है। मेरी सलाह है कि आप जल्द से जल्द इस किताब को पढ़ना ख़त्म करें और इन बातों को तुरंत अमल करना शुरू करें। आपके पास गंवाने के लिए वक्त नहीं है। सफ़र शुरू कर चुके हैं लेकिन 1 साल नहीं हुआ है टाइप के बिजनेसमैन। क्या आपने इन सिचुएशंस के बारे में सोचा था? क्या इनमें से कुछ का सामना आप कर चुके हैं? आप परिस्थितियों से कैसे निपट रहे हैं? इनमें आप कौन सा काम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं? आप क्या बदल या बेहतर कर सकते हैं? सोचें, विचार करें। ऊपर बताए गए लोगों में से किसी के भी प्रियजन
बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, माता, पिता आदि हैं। उम्मीद है अब तक मैं आपका सबसे प्यारा दोस्त बन चुका होऊंगा। मैंने आपको सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। अपने दोस्त, बेटे या बेटी से बात करें, उनके नज़रिए को समझें, धैर्य से उनकी बातें सुनें, सीधे मदद करने के लिए न दौड़ पड़ें। सही प्रश्न पूछना सीखने के लिए किताब को पढ़ना जारी रखें। एक ऐसे एंजल इन्वेस्टर हैं या बनना चाहते हैं जिसने कभी अपना बिजनेस नहीं किया है। उम्मीद है आप इस संघर्ष को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। इसलिए अगर आप ऐसे किसी संघर्ष कर रहे व्यक्ति के ईमेल से अपने इनबॉक्स को भरा पाएं तो प्लीज़ त्योरियां न चढ़ाएं। एक टीम अपनी प्रेजेंटेशन में कोई छोटी मोटी डिटेल देना भूल जाती है तो कृपया त्योरियां न चढ़ाएं। थोड़ा धैर्य रखें। आपको सही प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। ये क्या है यह जानने के लिए किताब को पढ़ना जारी रखें। यह अध्याय समाप्त होता है। अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 3 में हम सेकंड चैप्टर यानी अध्याय 2 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक होगा अपने क्यों को समझे। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, या मैं अपने बॉस से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इस सीरीज़ से मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो भी स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं या शुरू करना चाहते हैं उन सबको मदद मिलेगी। हमेशा किताबों को पढ़ते और सुनते रहा कीजिए। धन्यवाद।